देश के बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। पाकिस्तान के राजनीतिक संकट का मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन आज हुई सुनवाई में भी फैसला नहीं आ सका। मामले में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। आज की कार्रवाई के बाद पाक सरकार में मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस वार्ता की। कि आपके इल्म में है कि कल 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहबान पर बेंच मुश्तमिल था और आज 5 रुकनी बेंच जो है वो केस को सुन रहा है। इससे जाहिर होता है कि इस केस को जज साहबान पूरी तवज्जो से सुनना भी चाहते हैं और पूरी अहमियत भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि जब ऑपोजिशन के कुछ जिम्मेदार लीडर्स ने बेंच पर इन अ वे एक जिसे कहते हैं ना कि एक एतराज उठाने की कोशिश की कि जी हमें फुल कोर्ट चाहिए। तो जैसे कि रिवायत है कि चीफ जस्टिस साहब का पूरा अख्तियार है बेंच की तश्कील देना, उसकी नौयत के बारे में फैसला करना, ये चीफ जस्टिस का अख्तियार है। और मैं समझता हूं कि उन्हें इस आला अदलिया पर एतमाद करना चाहिए। अब सवाल ये है, अभी फैसला आया नहीं है, उस पर कमेंट्री पहले शुरू कर दें। नेशनल सिक्योरिटी देखिए ना, फैसले का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मिनट्स हैं, प्रेस लिस्ट तो हमने देखी इदारों के मिनट्स कब तक पब्लिक होंगे? देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि अदालत कुछ भी तलब कर सकती है। और अगर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि उसके बोर्ड ने बैठक में HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के मर्जर को मंजूरी दे दी है। HDFC बैंक की स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार ट्रांसफॉर्मेशन मर्जर के माध्यम से HDFC बैंक में HDFC 41% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। तो फायदा होगा, बिकॉज अभी हम एक जगह पे सब प्रोडक्ट्स दे सकते थे। हम पहले एक प्रोडक्ट का कंपनी है, कोई हमारे पास आता है हाउसिंग लोन के लिए, 6 साल भर दिया है, पीछे उसको गाड़ी के लिए लोन चाहिए, हम नहीं दे सकते, बैंक में जाना पड़ता है। अभी एक रूफ के अंदर हम सब लोन दे सकते हैं कंज्यूमर्स को। सो इट्स अ सीमलेस ऑपरेशन। अर्लियर हमारा एक प्रोडक्ट का कंपनी था, अभी जो बैंक बन जाएगी तो इट्स अ लॉजिकल एक्सटेंशन, बैंक ही होना चाहिए। ये स्केल हमारा बहुत बढ़ गया है और RBI का इंटरनल वर्किंग रिपोर्ट में भी कहा है कि लार्ज NBFC शुड बिकम बैंक्स, कमर्शियल बैंक। हमारे पास एक बैंकिंग लाइसेंस था, तभी हमने सोचा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सेवा पोर्टल ने सोमवार से औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया। इसके तहत सरकार की ओर से जरूरी किसी भी तरह की अनुमति और स्वीकृति प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी। इतना ही नहीं, यह पोर्टल अन्य मंत्रालयों से लिंक है। इससे प्रक्रिया में तेजी आएगी और आवेदक ट्रैक कर सकेगा कि उसके आवेदन की स्थिति क्या है। पोर्टल के माध्यम से अब प्रसारकों को किसी भी तरह की अनुमति के लिए मंत्रालय के विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और वे ऑनलाइन आवेदन और अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। कैसे मूव कर रही है और बगैर किसी सिस्टम में किसी को पकड़कर काम कराने के बजाय ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो एक होगा और जो पोर्टल पर इसका काम होगा, वो अपने आप में बहुत बड़ी पारदर्शिता लाएगा और सिस्टम को जवाबदेह भी तय करेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे हमारी क्षमता भी बढ़ेगी और ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर की मैं बात करूं, ये एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार बढ़ रहा है। $25 बिलियन की इंडस्ट्री है, अगले 2 सालों में $30 बिलियन की हो जाएगी। अगर केवल मीडिया की भी मैं बात करूं तो मीडिया में भी सन 2000 में जहां पहला चैनल लॉन्च किया गया था, आज 2022 में 900 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हमारे पास हैं, 1762 से ज्यादा मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स हमारे पास हैं और 350 कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस,
380 से ज्यादा FM चैनल्स हमारे पास हैं। तो अपने आप में देख सकते हैं कि आप कितनी ताकत मीडिया के क्षेत्र में बढ़ी है। लेकिन साथ ही साथ अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करनी हो तो बहुत लंबा समय लोगों को लग जाता था पेपर वर्क करने में। उसके कई कारण हैं। पहली बार आप आते हो चैनल की या परमिशन लेने के लिए, आपको फिर आना पड़ता है, उसमें कई बार कुछ संशोधन करने हैं, कुछ अनुमति में कुछ बदलाव करने हैं, या पेमेंट करने के लिए उसके लिए भी आपको देखना पड़ता है। इन सबको ही अब आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ये पोर्टल के माध्यम से सारी सेवाएं। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर विवाद छिड़ चुका है। राज ठाकरे की धमकी के बाद उन्हीं के पार्टी कार्यकर्ता ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाई। महाराष्ट्र में चल रहे नए नए विवादों पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रतिक्रिया दी। राज ठाकरे के बयान से हम सहमत नहीं है। एक तो मतलब ट्रेडिशनली मस्जिदों पर मतलब लाउड स्पीकर चलता है और उसको हटाना चाहिए। ये जो राज ठाकरे की मांग है इससे हम सहमत नहीं है। लेकिन अगर कोई हिंदू लोगों को भी अगर माइक लगाना है अपने मंदिर में तो उनको लगाने का अधिकार है, वो लगा सकते हैं। लेकिन एक धर्म के लोगों को इसी तरह का विरोध करना अच्छी बात नहीं है। ये भारतीय संविधान के खिलाफ मतलब उनका ये ओपिनियन है और इसमें बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। राज ठाकरे तो बहुत बार इसी तरह की उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। लेकिन ये मतलब मस्जिदों से मतलब ये लाउड स्पीकर हटाने के मुद्दे से हम सहमत नहीं है। मैंने जो बताया है कि मैं सभी पार्टी के लोगों को इकट्ठा लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन नेतृत्व करने जैसी मेरी स्थिति नहीं है। वैसे उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और इसीलिए उन्होंने वो भूमिका रखी है। लेकिन मुझे लगता है कि कितना भी अपोजिशन एक साथ आए, लेकिन मोदी जी का सामना करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मुद्दे को लेकर जो जन समुदाय में जो अपनी भूमिका उन्होंने रखी है, अपनी इमेज उन्होंने बनाई है और मुस्लिम समाज भी बहुत ताकत से मोदी जी को सपोर्ट करता है। 3 तलाक हटाने के बाद मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट करने के लिए टूट पड़ती है। बहुत सारे मुस्लिम लोग भी बीजेपी को समर्थन करते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि अपोजिशन वाले कितना भी इकट्ठ आए, वो जितना इकट्ठ आएगी उतना मोदी जी मजबूत हो गए और 2024 की मैच हमने जीतेंगे। बिहार के बोजहां उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, भारी मतों से एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमार की जीत होगी। तो साथ ही कहा, 4 प्रदेशों में बीजेपी को भारी सफलता मिली, उसी प्रकार से बोजहां में भारी मतों से जीतेंगे। हमारी की जीत होगी। मैं कल दिन भर वहां था और जो विकास पर वहाँ चुनाव हो रहा है, 4 प्रदेशों का चुनाव जिस मुद्दों पे हुआ था और 4 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है, उसी प्रकार से भारी मतों से बोचहां में जीतेंगे। आज 24 विधान परिषद का भी चुनाव हो रहा है। जो अभी तक रिपोर्टिंग आ रही है, सभी के सभी सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित। जो कहीं न कहीं से सुगमता से उपलब्ध जो सामग्री नहीं हो रहा है तो उसके कुछ दामों में वृद्धि हुई है, लेकिन भरोसा रखिए जब आएगा समय तो वह भी सस्ता होगा। और एक चीज़ और देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ें महंगी हो रही है, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रभाव के कारण हो रहा है। लेकिन यह भी तो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2 वर्षों से मुफ्त अनाज गरीबों के थाली में दे रहे हैं और फिर 6 महीनों के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया है कि गरीबों को हम मुफ्त अनाज देंगे, देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देंगे। तो आप देखिए कि महंगाई का मार आज कम से कम भोजन पर नहीं है, और महंगाई है तो उसका कारण भारत की सरकार नहीं है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं और कुछ उस प्रकार का युद्ध है, कुछ महामारी है। लेकिन इतना जरूर है कि आप जब तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे तो हम ठीक है, थोड़ी महंगाई बढ़ रही होगी, लेकिन विकास। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई, जो कि शाम 4 बजे तक जारी रही।
इन सीटों पर कुल 185 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ। मतदान के समय बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सुपौल में जाकर मतदान किया। मतदान के बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत की। वोट मतदान तो गुप्त होता है और ये भी हमें मालूम है कि पूरे बिहार में एक तरफा नतीजा हम लोगों के पक्ष में आएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसी चुनाव में ऐसे हमने विधानसभा लोकसभा में तो बहुत बार वोट डाला है और उसमें मुहर होता है और बाद में तो ईवीएम आ गया, लेकिन एमएलसी के चुनाव में हमने पहली बार वोट डाला है और हम सबको उम्मीद है कि हम लोगों के गठबंधन कुछ प्रत्याशियों का आरोप है कि धनबल और बाहुबल का प्रयोग। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य संबंध चिकित्सा और पैरामेडिकल विज्ञान के लिए केंद्र का उद्घाटन किया। इन नए सेंटरों में 120 बच्चों को दाखिला मिलेगा। इस दौरान सिसोदिया ने कहा, देश में 10 फिजिशियन पर एक नर्स है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। कोविड के बाद मेडिकल क्षेत्र में जॉब की डिमांड बढ़ी है। इसी को ध्यान में रखकर साइंस में एजुकेशन का विस्तार किया जा रहा है। देखिए, ये हमारी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, जो इस एकेडमिक सेशन से हमने उसकी शुरुआत की है। ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी में 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन हमारी इस यूनिवर्सिटी का मकसद है कि वर्ल्ड क्लास स्किल एजुकेशन हम दे पाएँ, जो आगे जाके स्टूडेंट्स के लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और दिल्ली और देश की इकोनॉमी में, उसकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो आज जिस सेंटर का हम उद्घाटन कर रहे हैं, ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इन हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल साइंसेज, जो हम अपोलो मेड स्किल्स और अपोलो हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन में खोल रहे हैं। 2 प्रोग्राम्स की इसमें शुरुआत हो रही है। ये पहले 2 प्रोग्राम्स हैं, बीएससी इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी और बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। पर ये पहले 2 प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी सारे और प्रोग्राम्स अब शुरू कीजिए। 2 कोर्स हैं, एक है बीएससी इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, मतलब अगर किसी का सडनली एक्सीडेंट हो जाता है, इमरजेंसी हो जाती है, तो उसका जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होता है। तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर है। ये बीएससी कोर्स है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सबके स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ बायोलॉजी पढ़े बच्चे वो नहीं, ज़रूरी नहीं है, बस उनको हम ब्रिज कोर्स कराएंगे। दूसरा कोर्स है डायलिसिस का। आपको पता है किडनी हमारी बॉडी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सफाई करती है। अगर कभी कभी वो किसी कारण से नहीं सफाई कर पाती है तो उसके लिए डायलिसिस किया जाता है, तो उसकी भी काफ़ी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो एक दूसरा कोर्स है वो बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, जिसके पीछे हम अभी खड़े हैं, जहाँ पे ये हो रहा है। तो ये इसमें भी 60 बच्चे अभी हम लेंगे पहले साल में, और वही पीसीएमबी, कोई भी साइंस का बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है, और 60 बच्चे लेंगे। और जो बच्चे हैं उनको 12 महीने की एक्चुअल इंटर्नशिप बड़े बड़े दिल्ली के हॉस्पिटल्स में। देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया। निषाद ने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के मदरसों में सिलेबस में बदलाव वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूं। तो साथ ही उन्होंने रेल मंत्री से अपील करते हुए कहा कि प्रयागराज से गुजरने वाली ट्रेन का नाम बदलकर निषाद राज कर दें। चूंकि कभी त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था। 6 तारीख को निषाद राज की जयंती है, और पूरे देश में जब गले लगाया था निषाद राज ने तो शांति आई थी, और रावण राज खत्म हुआ था, श्रीलंका पर विजय प्राप्त हुआ था। उसी तरीके से मोदी जी, योगी जी ने निषाद राज के वंशजों को गले लगाया है, और उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत आई है, और पूरे देश में राम राज लाना है। ऐसे में प्रयागराज से गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं उसका नाम चेंज करके निषाद राज किया जाए। मैं तो बधाई दूंगा मोदी जी को और योगी जी को कि कम से कम इस जो राष्ट्रवाद का नाम लेकर पिछली सरकारों ने किस तरीके का आतंकवाद, किस तरीके का हिंदू मुसलमान राइट, किस तरीके के धार्मिक उन्माद, किस तरीके से एक ट्रेडिशनल वोट बैंक का तुष्टीकरण करके बढ़ावा करना, ये उनके मन में मानसिकता बनी हुई थी।
और भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रवाद, धर्मवाद, समाजवाद, एकतावाद और इस देश को जो गरीबों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय प्राप्त हो सके, ऐसी सोच लेकर भारतीय जनता पार्टी आई और उन्होंने हम लोगों जैसे गरीबों को गले लगाया। हर एक बिना भेदभाव के सभी योजनाओं को धरातल पर लाया और नेशनलिज्म लाया, राष्ट्रवाद सबके अंदर भर दिया, जिसके वजह से राष्ट्रवाद जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, उन्हें ख़त्म करना है। और नए पीढ़ी में अगर वो राष्ट्रवाद के खिलाफ कोई जहर बोलता है उसे ख़त्म करना, उसे रोकना सरकार। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस के नेता डॉक्टर अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। सोमवार सुबह अशोक तंवर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके निवास पर जाकर मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। जानकारी के मुताबिक दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डॉक्टर अशोक तंवर को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। हमारे जैसे लोग साधारण परिवारों के लोग हैं, जब हमने राजनीति में लंबे 3 दशक तक काम किया और देखा कि यहाँ तो बड़े बड़े लोगों की, जो बड़ा ब्लैकमेलर है, जिसने लाखों हजारों करोड़ रुपए काले धन के रूप में कमा लिए हों, उनकी ज़्यादा चलती है। यहाँ शरीफ, ईमानदार, वफादार, मेहनत और पढ़ने लिखने वाला साधारण परिवार का नौजवान लोगों को नहीं चाहिए है, वैसे लोग नहीं चाहिए। तो यही सोच करके हमने, केजरीवाल जी खुद हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, एक मजबूत डेवलपमेंट का मॉडल उन्होंने देश के सामने रखा है और मुझे लगता है कि आज पूरा हरियाणा ये चाहता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर भी मजबूत परचम फहराए और ये जो पाप का घड़ा जो भर गया वो आम आदमी के माध्यम से ही फूटने का काम होगा और वो हम आने वाले समय में इन पापियों को सफाया करेंगे। और इसीलिए हमने कहा कि लोगों की विश्वास है कि भारत माता का ये लाल, जिसका नाम है केजरीवाल, वो करेगा कमाल। बातचीत बहुत अच्छी हुई और वो बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन बहुत सोच और इरादे मजबूत हैं और देश के अंदर कुछ वैकल्पिक एक मॉडल और एक वैकल्पिक राजनीति तैयार करना चाहते हैं और इसीलिए मैं समझता हूं कि मिलजुल करके काम हो सकता है। देश हमारा बहुत बड़ा है, इसको महान बनाना है और उसके लिए जो है देश की युवा शक्ति, हमारी महिला शक्ति, उनकी जो है एक एनर्जी को डायरेक्शन देने की जरूरत है। और उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अशोक तंवर के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने को लेकर कहा कि महत्वाकांक्षी लोग दर दर भटकते रहते हैं। साथ ही चंडीगढ़ को लेकर कहा कि चंडीगढ़ का विषय आपस में बैठकर हल करने का है, ना कि विधानसभा में एक तरफा प्रस्ताव पारित करने का। इस तरह के विवादास्पद मुद्दों को उठाने के पीछे कुछ छुपा हुआ मकसद है। वो दर दर भटकते रहते हैं और दर दर भटकने में केवल अशोक तंवर का उदाहरण नहीं है, बहुत उदाहरण है जिनको ठीक दिशा में काम करने का, यानी जिनका अभ्यास नहीं है और जो केवल सत्ता, येन केन प्रकारेण सत्ता, उसको कोई सत्ता देता भी नहीं है और वो घूम घाम के प्रयोग करते रहते हैं। पानी की बात करते हैं, एक तरफ पानी हमसे वो मांग रहे हैं, जो मांगेंगे तो पानी हमको देंगे तो मांगेंगे, दूसरे तरफ वो देने की बात ही नहीं कर रहे हैं, उस विषय को नहीं चल रहे। हिंदी भाषी इलाका 400 से ऊपर गांव, जो कई आयोग ये कह चुके हैं कि अगर इन समस्याओं का हल करना है तो पंजाब को पहले ये करना पड़ेगा। वो गांव देने की बात करते हैं, फिर बात चंडीगढ़ की आती है और चंडीगढ़ का विषय आपस में बैठ करके रिजोल्व करने का है, यूनिलेटरली ऐसा कोई असेंबली में पास करने का है, इस प्रकार का नहीं है। आते ही सत्ता आए हुए 4 दिन नहीं हुए, इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल इश्यूज को उठाना, मुझे लगता है जरूर इसमें कोई ना कोई उनका छुपा हुआ कोई मकसद है और छुपे मकसद को जनता समझेगी, खास करके पंजाब की जनता जरूर समझेगी और उनके इस प्रकार के मकसद को कभी हम पूरा होने नहीं देंगे। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में 7 सदस्यीय परिसीमन आयोग की टीम रविवार को जम्मू पहुंची। टीम ने जम्मू के मुख्य चुनाव अधिकारी हरदेश कुमार सिंह और राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा संग बैठक की। इस बैठक पर बोलते हुए जम्मू कश्मीर के नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ध्यानपूर्वक सभी लोगों की बात सुनी है और मुझे विश्वास है कि जो विषय आज परिसीमन आयोग के सामने कुछ लोगों ने यहाँ लाए हैं, जिसमें परगवाल, चौकी चौरा, मेरा मांद्रिया, छंब, गुड़ा सलाथिया,
घगवाल, राजपुरा, आरएसपुरा, मरालियां जैसे क्षेत्रों के, बॉर्डर एरिया के क्षेत्रों से, सुंदरबानी, रजौरी और पुंछ क्षेत्रों के लोगों ने जो अपनी आवाज़ और ऑब्जेक्शंस परिसीमन आयोग के सामने रखे हैं, वो अपनी फाइनल रिपोर्ट में उन सभी विषयों को शामिल करेंगे और एक रिपोर्ट जिस पर उन्होंने पहले से बहुत मेहनत की है और रिकॉर्ड समय में इस सारे परिसीमन आयोग के कार्य को पूरा करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज जो भी जनता ने आयोग के सामने अपने विषय रखेंगे, उन विषयों पर गंभीरता के साथ परिसीमन आयोग विचार विमर्श करेगा। परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनॉमस बॉडी है। देखिए, अलग अलग इलाकों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने जिला वाइज सभी जिलों की बात सुनी है। पहले से ही जो ऑब्जेक्शंस पार्टीज़ की तरफ से, ब्रादरीज की तरफ से या कोई रेफ्यूजीज़ की तरफ से, बॉर्डर बेल्ट की तरफ से, इस तरह के उनके आए थे। मुझे लगता है कि इन सभी को सुन करके इसमें ऑब्जेक्शन की चर्चा भी की और डिटेल बात हुई है, तो जरूर इससे कुछ ना कुछ हल निकल करके आएगा। तो आप बीजेपी ने क्या अपना पक्ष रखा? देखिए, बीजेपी के अलग अलग लोग, डीडीसी मेंबर, बीडीसी मेंबर, वहाँ एड्रेस करने की बात नहीं थी। जो बात रखी एज ए बीजेपी मेंबर रखी कि एज ए जमुआत रखी? देखिए, हर जो ऑब्जेक्शंस हमें अलग अलग इलाकों से आए थे, उसी आधार पर हमने अपनी बात रखी है। हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई थी। मैंने पर्सनल हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट किया था, पर्सनल हियरिंग का उन्होंने हमें ग्रांट किया और हमने अपने वहाँ पे पॉइंट्स रखे। लास्ट टाइम जब आए थे उस टाइम भी हमने अपनी जो गाथा है उनको सुनाई थी। हमने पूरी एक पिटिशन उनके सामने रखी थी और उस पिटिशन में हमने अपनी अपनी जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो उनको बताई थी, और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस डिलिमिटेशन कमीशन से थी वो भी हमने उनको बताई थी। लेकिन जब उनकी इंटरिम जो रिपोर्ट आई फॉर पब्लिक रिएक्शंस, तो उसमें हमने देखा कि कश्मीरी पंडित्स के लिए कहीं पे भी कोई भी मेंशन नहीं है। तो इसी वजह से हमने दोबारा जब उन्होंने हमसे ऑब्जेक्शंस मांगे तो हमने वो ऑब्जेक्शंस दिए और उसके बेसिस पे उन्होंने हमारे को आज अपॉइंटमेंट दिया। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अगर आपकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कश्मीरी पंडित्स के लिए कुछ रिजर्वेशन रखने की बात नहीं है, अगर आप पंजाब विधानसभा चुनाव में सफलता के बाद आम आदमी पार्टी अन्य राज्य में दमखम दिखाने के लिए जमीनी स्तर पर पकड़ बनाने का प्रयास कर रही है। भविष्य में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक है, वहां सदस्यता अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा है। पार्टी अच्छी सामाजिक छवि वाले लोगों पर फोकस कर रही है। पश्चिम के बाद आप दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी ने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने पार्टी ज्वाइन की। इस दौरान राव ने कहा कि दक्षिण भारत में अच्छे नेतृत्व को छोड़कर सब कुछ उपलब्ध है। मैं सारे पार्टियों को अंदर बाहर पिछले 32 साल से देख चुका हूं। इस सब देखने के बाद में, खास करके जो दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है पिछले 6-7 साल से देखने के बाद में, अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप से बहुत प्रभावित हूँ मैं, और इसलिए मैंने अपनी 3 साल की नौकरी को सैक्रिफाइस करके जल्द से जल्द यहाँ अंदर आ गया। मैं पोस्ट रिटायरमेंट कोई नौकरी खोजने नहीं आया हूँ, एंड माई मिशन इज टू ब्रिंग दी गुड गवर्नेंस ऑफ अरविंद केजरीवाल जी टू साउथ इंडिया, स्पेशली इन बैंगलोर। कर्नाटक में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ओनली क्वालिटी लीडरशिप की कमी है। इसलिए आपने कई चीजें दिल्ली में ऐसी देखी जो अभी आप बता रहे थे, वो क्या थी और कर्नाटक लागू हो पाई? वो तो गवर्नेंस मॉडल जो है वहाँ उसका है, लागू कर सकते हैं। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ ले जाके वहाँ हमारी संगठन को बड़ा बनाएंगे, और यहाँ के लोगों को ने जिस तरह से एक रिलीफ दिया है वहाँ भी हम कर सकते हैं। और कर्नाटक इज अ बिग स्टेट, किसी चीज़ की कमी नहीं है वहाँ पर, बट दे नीड गुड गवर्नेंस, दैट्स ऑल। एक आखिरी सवाल सर, आप खुद नौकरशाही में इतने बड़े फोर्स से आते हैं, क्या सारी जवाबदेही लीडरशिप की थी? जैसे आपने बताया कि नौकरशाही और इसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी कोई गलती नहीं है, लीडरशिप की कमी थी, तो नौकरशाही का भी क्या विकास में कोई रोल? पक्का है ना, वही तो है, काम करने वाली सेना तो वही है। अगर सेनापति ठीक हो तो सब कुछ हो सकता है ना। क्यों अभी भी इतनी गरीबी है, क्यों अभी भी इतना करप्शन है? ये सब तो ठीक हो सकता है ना। अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से तो ठीक हो, जब यहाँ हो सकता है तो वहाँ क्यों नहीं हो सकता है? एंड एवरीबडी वांट्स इट। सारी तीनों पार्टियों को कर्नाटक देख चुकी है, they've seen everybody, and कर्नाटक नीड्स a change। और उसके बाद में जैसे कहते हैं कि
हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि देवी देवताओं की भाषा संस्कृत है, इसीलिए हिमाचल में कक्षा 3 से हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ाई जाएगी। क्या देवी देवता और वेदों की भाषा तो संस्कृत है और का संस्कृत को मान सम्मान मिलना चाहिए, तो हिमाचल प्रदेश में लगभग हिंदी और संस्कृत के 8,000 अध्यापकों को टीजीटी का पदनाम देकर उन सबको लाभ दिया। और अब तो बहनों भाइयों ये भी कहा है देवी देवता को संरक्षक मुख्यमंत्री ने कि हम आने वाले दिनों में 9th क्लास से ही अपने बच्चों को गीता का ज्ञान होना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाना भी प्रारंभ करेंगे। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक गांव में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि नूरकोट गांव में सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान इस ठिकाने का पता चला। अधिकारियों ने बताया कि बरामद किए गए हथियार और गोला बारूद में 2 AK-47 राइफल के साथ 2 मैगजीन और 63 गोलियां, एक 223 बोर की AK आकार की बंदूक, उसकी 2 मैगजीन, 20 गोलियां और एक चीनी पिस्तौल शामिल है। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों और जनता पर पड़ रही महंगाई की मार को लेकर जिला कांगड़ा कांग्रेस पार्टी द्वारा धर्मशाला में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आज पूरे देश प्रदेश की जनता को भुगतने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एडीसी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने महंगाई पर नियंत्रण किए जाने की मांग की। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई है और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज़ जो है पूरे देश में आज आंदोलन कर रही हैं और प्रदेश में भी हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आंदोलन हो रहा है। और इसका बेसिक हमारे यहाँ जो प्रोटेस्ट है, जो प्राइस राइज हुए हैं हर वस्तु के, मे बी डीजल, पेट्रोल, खाने की चीज़ें, बिल्डिंग मटेरियल्स, उस सब के उसके लिए हमने एक मेमोरेंडम भेजा है माननीय राज्यपाल जी को एडीसी साहब के माध्यम से कि इसके ऊपर निरंतर कंट्रोल किया जाए। नहीं, हमारी आवाज़ बहुत सशक्त है। आज भी जो मतलब सारे लोग हमारे डीसीसी के, क्योंकि ये हमारा सिर्फ मेमोरेंडम देने का वो था, कोई रैली नहीं थी, तो मैं तो कह रहा हूँ कि एक एक गांव में जो हालात बन रहे हैं, अभी हमने ब्लॉक्स में मीटिंग्स की हैं तकरीबन 4 दिन पहले, और बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, इसी प्रोटेस्ट हुए हैं। और आज जो है डीसीसी के भी जो हमारे सारे सीनियर लीडरशिप है यहाँ पे आई हुई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में जो एक कमर तोड़ महंगाई 4-5 स्टेट के इलेक्शन के बाद बीजेपी की तरफ से आई है, जिसमें पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, डीजल के रेट बढ़े हैं, खाद्य पदार्थों के रेट बढ़े हैं, उसके खिलाफ आज जनता में आक्रोश है। उस आक्रोश को कांग्रेस ने व्यक्त करने के लिए ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय डीसी जी के माध्यम से। हम समझते हैं, जैसे पहले बोला था कि बीजेपी की झूठी सरकार है, ये सिर्फ इलेक्शंस तक वेट कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने जनता पे महंगाई की मार को थोप दिया। हम दिनचर्या में देख रहे हैं कि हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। उसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम, जिससे हमारा कर्मचारी वर्ग ताल्लुक़ रखता है, कांग्रेस पार्टी हमेशा कर्मचारी हितैषी। और इसी के साथ ही देश की बात में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANP न्यूज़।